सॉरी, हर पार्टी ये दावा कर रही कि वो इलेक्शन जीतेंगे। और करीब करके बोलिए आप। हाँ, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है इसमें कि कौन सी पार्टी बरसरे इख्तिदार आएगी? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि पहले मैं जीत जाऊं, मजलिस जीत जाए, उसके बाद देखेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको जी। पहले मुझे अपने घर को आबाद करना है। लेकिन आपको पूरे सीटों पे कॉन्टेस्ट नहीं। नहीं, वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो इलेक्शन के करीब बताएंगे जी। मगर फिरका परस्ती को रोकना हमारी जिम्मेदारी, हम रोकेंगे। 2014 में भी रोके, 2018 में भी रोके, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्रोग्रेस को रोक देंगे। मेरी जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है मेरी पार्टी की, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो देखिए, अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े कुछ बोलूंगा तो बाज लोग खुश होंगे, बाज लोग नाराज हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि वो लोग सस्पेंस में रहे, परेशानी में रहे। जब वक्त आएगा उस वक्त करेंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं ज़िबाबाग से हूँ। मेरा असद भाई ये सवाल है। सुन, देख लिया आप जी, बोलिए। माइक के लिए ये कांग्रेस कर्नाटक इलेक्शन में कही थी कि अगर हम इख्तिदार में आ गए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मैनिफेस्टो से फ्यूचर में नेक्स्ट इलेक्शंस में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की वजह से माइनॉरिटीज़ को कुछ नुकसान तो नहीं हो? देखिए, क्या है वो गालिब का शेर ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो नहीं मालूम मेरे को क्या करते नहीं करते ये लोग। इनके बहुत बड़ी बातें तो करते हैं लोग, अब नहीं मालूम क्या क्या करेंगे। मगर मेरा मानना यह है कि बैन अगर होगा तो कानूनी तरीके से होना चाहिए। बैन अगर आप खाली कर दिए और फिर उसके बाद उनको लीगल रिप्रीव मिल जाती है तो फिर उससे वो लोग और ताकतवर हो जाते। तो अब नहीं मालूम वो लोग किस किस को बैन करते, मगर अब तक तो जो शख्स को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का स्पीकर बनाया वो शख्स पब्लिकली मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर तनकीद किया और उन बच्चियों के सामने बोला कि तुम्हारे को क्या जरूरत है पहन के जाने की, तुम पढ़ो। उस शख्स को उन्होंने स्पीकर बना दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। अभी गवर्नमेंट बन के 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो उनको टाइम देने की जरूरत है कि रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा उनको देखने के लिए कि वो कितना अपने वादों पर खरे उतरते हैं। मगर मुझे कांग्रेस से बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है। माशाल्लाह। और आपके दादा साहब जो खान साहब बता रहे थे, जेल से जब छूट के आए तो जलसे मुनक़्क़द करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो गौलीपुरा फीलखाना पहला जलसा हुआ माशाल्लाह। तो उसके बावजूद भी कोई भी घर से लाइट देना नहीं चाह रहे थे, माइक लगाने नहीं दे रहे थे। तो उस वक़्त के सेक्रेटरी मोतमद साहब जो मजलिस के थे, ख्वाजा साहब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, नहीं ख्वाजा निज़ामुद्दीन नहीं, ख्वाजा भाई थे, निज़ामुद्दीन अलग है वो। फिर गुलाम गौस खां मुगलपुर के है वो। हाँ। आपको पूरी बता रहा हूँ ना मैं, आप सुनिए आप। तो वो जो है मस्जिद के मोतमद थे वो, तो मस्जिद से लाइट दिए। अच्छा, मस्जिद के मोतमद थे जी। तो उसके बाद जो मजमुआ जो पहला जलसा हुआ तो शालीबंडा रोड तक गया, उधर अलियाबाद, इधर लाल दरवाजा, सुल्तान शाही, मुगलपुरा, हरी बोली, पूरी पब्लिक थी। जब उस वक्त लाइटिंग ऐसे ट्यूबा लगाते थे, तो पहला जलसा हुआ। उसके बाद पहला इलेक्शन आपके वालिद साहब जो जीते, मैं पूरी मेहनत करा, पुलिस के मारा खाया मैं।
और मासूमा बेगम के अगेंस्ट इलेक्शन जीते। सही है। दूसरा, गौलीपुरे से गांधी के पुतले से नॉटन पे सर पे खून बहता हुआ आपके वालिद साहब तशरीफ लाए तो हम मरहम पट्टी करें, पानी पिलाए, रुकाए। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो आपको जो है सो आपके बुजुर्गों के तुफैल में ये आई और इसको कायम रख रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और अकबर को दोनों को जो है सो मदराज करे। तीसरी चीज़ आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि आपके वालिद साहब की शादी में भी मैं अटेंड किया, जो आपको पता है या नहीं है नहीं मानो, शादी कहाँ हुई थी? ये न तो पता नहीं। नहीं, मकाम का जगह का पूछ रहा हूँ मैं। लेडी हैदरी क्लब में शादी हुई थी और आपकी शादी हुई निजाम कॉलेज में, तो दोनों शादियां ये पता है जी। बहरहाल क्योंकि हैदराबाद जाना है, ये पता है। और आपकी खाला मेरी भाभी होना है। सैयद अब्दुल गफूर साहब मेरे भाई थे, उनकी वाइफ। आपके घर में उनको क्या बोलते हैं? शकील आंटी बोलते। शकील आंटी। तो इससे पहले भी मैं आपको ये रेफरेंस कोट किया था हैदराबाद में जब आया था। तो बहरहाल हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है आप ऐसी खिदमत करते रहें और अपनी जमात की अल्लाह तरक्की दे। आमीन, आमीन। और बहुत मैं उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं, आप पूरी हिस्ट्री बयान कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलकर। वाकई आप लोगों की मेहनत है, कुर्बानियाँ थी, यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम असद ओवैसी साहब, मैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अंबरपेट का स्टूडेंट हूँ। आपके स्कूल के टीचर्स मेरे को क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज फ़ख्र की बात है कि मेरे को आपको क्वेश्चन करने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो यही हम चाह रहे कि आप क्वेश्चन करना। जज़ाकल्लाह। यही हम चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, आपके राइट्स आपको वो करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना में जो माइनॉरिटी का 4% रिजर्वेशन है वो एक बात, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम मुसलमानों की जागीर है तेलंगाना में वो है वक्फ बोर्ड लैंड, जिसको आज तक सेव करने में कामयाब बहुत कम लोग हुए हैं। और एक चीज़ है जो एजुकेशन का सिलसिला है और ओवरसीज़, खासकर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो है बच्चे माइनॉरिटी, आपकी क़यादत से माइनॉरिटीज़ के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही थी वो अभी भी मिल रही है, लेकिन जैसा स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इशू कर रही थी अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं, 12 ओवरसीज स्कॉलरशिप यकीनन एक बहुत मुश्किल मरेला है, उसमें बैकलॉग है। हम लोग पुश कर रहे, बोल रहे, नए सैंक्शंस नहीं हो रहे क्योंकि बैकलॉग पैसे गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही। अब मिसाल के तौर पे 10 साल का तेलंगाना का तश्कील का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। 10 साल में गवर्नमेंट 15,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दिए, उसमें से 15,000 का तो एलोकेशन हो गया, फिर 12,000 करोड़ दिए और उसमें से क्या हुआ, सिर्फ 8,000 करोड़ खर्चा हुआ, तो 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उसमें ना सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप एक मसला है, बल्कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए जो गरीब बच्चों को गाड़ियां दी जाती थी वो भी रुका हुआ है। ऐसे कई स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट पे हम दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे कि भाई आप जो ऐलान कर रहे उसको फुलफिल करिए आप। दूसरा सवाल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में है, तो यकीनन ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का इस्तेसाल हुआ है, हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और उसको रोकने का तरीक़ा ये है कि जो समरी एविक्शन पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है वो पूरे मुल्क में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को मिलने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ बनाना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद एक वकीलों की टीम्स को तैयार करके वो समरी एविक्शन पावर्स के लॉज बनाएंगे
गवर्नमेंट को एक बेराग बना के देंगे कि भाई आप इसको कानून की शक्ल दीजिए। जब तक वक्फ बोर्ड को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तरह एक कमिश्नरेट नहीं बनेगा, एविक्शन पावर्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ी कोताही है। अब कोशिशें चल रही हैं मगर और मेहनत करने की जरूरत है। मैं बराबर इस बात का इकरार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, जो क्वेश्चन अभी जो था आपने एसएलएम का अंडरकवरमेंट पेपर का, वो अंडरकवरमेंट पेपर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अपने शिकागो में 10 साल 15 साल से, तो स्टेट ऑफ इलिनॉय को यहाँ पर रिक्वायरमेंट जब लाइसेंस निकालते हैं उन लोग, तो उन लोग को रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जब उन लोग पासपोर्ट रिन्यूअल कराने कैसे जा रहे हैं कॉन्सुलेट के लिए, तो उन लोग मना कर रहे हैं कॉन्सुलेट में जो रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट। तो अगर ये चीज़ में अगर आप वहाँ पार्लियामेंट में कुछ आप नहीं, एसएलएम का नहीं है ये जो ओवर से जो यहाँ आकर 10-15 साल से जो रह गए उन लोग, जब पासपोर्ट उन लोगों का एक्सपायर हो गया, जब वैलिड कराने के जा रहे हैं अपने रिन्यूअल कराने के लिए कॉन्सुलेट में, तो वहाँ पर मना कर रहे हैं उन लोग। उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं, उन लोग की पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीज़ा वैलिड नहीं है, उन लोग स्टेटस में नहीं है उन लोग। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ इलिनॉय का ये रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कुछ भी आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो जो उन लोगों को बस पासपोर्ट ही है वो। अगर इसमें अगर आप कुछ पार्लियामेंट में इसके बारे में अगर कुछ, ठीक है, मैं इंशाल्लाह थोड़ा मालूमात हासिल करके इसको पार्लियामेंट में भी रेस करने की कोशिश करूंगा और एक मुताल्लिका मिनिस्टर से भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाता हूँ। मगर मैं थोड़ा और डिटेल मेरे को चाहिए दिए तो अब अच्छा रहेगा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन अहमद है। जी जी। तो जो मौजूदा ज़माने में जो भारत जोड़ो यात्रा मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और यहाँ पे रिसेंटली अमेरिका आके मुख्तलिफ शहरों में जाके भारत जोड़ो की तकरीर कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम माइनॉरिटीज़ की जो है हुकूक़ के सिलसिले में बात कर रहे हैं। यह फ्रॉड है या जस्ट ए टॉक? तो चले तो ज़रूर उन्होंने, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बराबर चले उन्होंने। मगर ये जो लड़ाई है ये आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़ने की ज़रूरत है। आप आइडियोलॉजी की बुनियाद पे लड़ेंगे तभी आप जीत पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे शिवसेना पार्टी है, शिवसेना के साथ अलायंस कर लिए और वही शिवसेना का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है। असेंबली में खड़े होकर कांग्रेस के मिनिस्टर बाजू बैठे हैं और उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया शिवसेना ने। आप कहां भारत को जोड़ रहे हैं? आप तो अलायंस ऑफ कन्वीनियंस करना चाह रहे। शिवसेना कैसे सेक्युलर हो गई? तो ये वही बोल रहा हूं कि आइडियोलॉजी की बैटल आप लड़िए तो आपको कुछ हासिल होगा, वरना तो आप खत्म ही खत्म होते जाएंगे। देखिए, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ेंगे फिर इलेक्शन, आजकल इलेक्शन लड़ना इंडिया में इतना आसान नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता, आपको एक टीम बनाना पड़ता, उस टीम में आपको एक डेटा क्रंचर की जरूरत पड़ती है, आपको एक, जैसा अभी वोटर लिस्ट की बात की गई, वो आपको चेक करना पड़ता थ्रू आउट 4 years। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन होना आपके पास, फिर रिसोर्सेस होना आपके पास, फिर आपके पास कम्युनिकेटिव स्किल होना आपके पास। तो 6-7 चीज़ें मिलके आपको फायदा होता। अगर कोई ये समझेगा कि मैं यहाँ बैठ के तकरीर कर दूंगा और हैदराबाद का इलेक्शन जीत जाऊंगा, बोल तो बेवकूफ़ी है, वो हिमाकत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को उनको करना है। कर्नाटका का जो मैंडेट है वो मेरी नज़र में कोई पॉजिटिव मैंडेट नहीं है। वो एक लोगों में गुस्सा पैदा हो गया था बीजेपी के करप्शन के ताल्लुक से, मगर असल रियल टेस्ट होगा पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें देखना पड़ेगा क्या होगा। तो आइडियोलॉजी के ऊपर जब तक लड़ेंगे तो फायदा होगा। आए अमेरिका को आए, मैं भी पढ़ा हूँ अखबारात में, टीवी पर देखा हूँ, बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, मगर अब जमीन पर क्या होगा? अब जैसा कि उन्होंने खुद अपनी अमेठी की सीट हार गए,
आपके अमेठी की सीट जो है उनके दादी वालिद खानदानी सीट थी, हार गए अमेठी, आप उस सीट को नहीं बचा पाए। मगर ये चीज़ों पर उन लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, टूरी चौकी। मेरा नाम मोहम्मद अताउर रहमान है। अब आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टी अलायंस बना रहे हैं, वो आपकी पार्टी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुस्लिम लोकल पार्टीज़, अदर स्टेट के लोकल पार्टीज़ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए आप दिल्ली में, नेशनल लेवल पे यूनाइटेड फॉर्म, तो उससे कुछ मुसलमानों माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो सकता है इंशाल्लाह। तो आपके इसके ताल्लुक से क्या है? देखिए, अलायंस वो लोग नहीं करना चाह रहे, वो उनका ज़ाती फैसला है, मगर मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद आप ये इलेक्शन के वक्त चीखा नहीं मारना, रोना नहीं। दूसरी बात यह है कि हम मजलिस केरला में नहीं जाती, वालेकुम असद भाई। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। मेरा नाम फिरोज है, मैं हैदराबाद से नहीं हूँ, मैं गुजरात से हूँ। शुक्रिया, गुजरात में मजलिस आके इलेक्शन लड़ी। गुजरात में कहाँ से आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं। गोधरा में जो इलेक्शन, अहमदाबाद में कौन से विधानसभा? जुहापुरा। जुहापुरा के हैं आप? हाँ जी। कौन एमएलए बना वहाँ पे? हमारे वहाँ जो बदरुद्दीन साहब थे वो हार गए। नहीं, जुहापुरा में एमएलए कौन है? अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं काफी टाइम से नहीं गया हूँ। अच्छा। तो शुक्रिया मजलिस का, वहाँ आकर इलेक्शन। जुहापुरा वो इलाका है जहां पर अहमदाबाद का पूरा मेडिकल वेस्ट ला के डालते हैं, वहां पे मेडिकल वेस्ट। और अगर आप रात में गए तो आपको देखना रहे कि अच्छे पहाड़ है, सुबह में गए तो मालूम होता पूरा मेडिकल वेस्ट है वो। हाँ बोलिए आप। तो मजलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मजलिस ने आके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वहां पार्ट लिया, तो उससे जो मुसलमान गुजरात का जो मायूस था, यूथ में काफी एम्पावरमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ 200 मिलियन मुस्लिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोधरा में जो इलेक्शन हुआ म्यूनसिपल में, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की सपोर्ट से सरकार बनी, और कपड़वंज में मुड़ासा में। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस और हैदराबाद के मुसलमान का, जो 2002 के दंगों में गुजरात के मुसलमानों की जो मदद की। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलें।